दोहा आप लोगों को बताना जरूरी है। एक ऐसी घटना के बारे में, एक ऐसी दरिंदगी के बारे में जिसे सुनकर हर कोई यकीनन इस बात को सोचने पर विवश हो जाएगा कि कहां कमी रह गई या कहां कमी रह जाती है कि बच्चे इस तरह की हैवानियत पे उतर आते हैं। सन 2008 उत्तर प्रदेश का जिला अमरोहा, 14 अप्रैल का दिन। क्या हो रहा था वहां, क्या घट रहा था, पूरी बात को जानिए आप लोग। यकीन मानिए, रोम रोम नफरत से भर जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि उस शबनम जो मानवता के नाम को शर्मसार कर दी, वो अभी भी जीवित कैसे है। उसका प्रेमी सलीम, वो कैसे आज तक जिंदा है। हैरान हो जाएंगे आप लोग। आप लोगों को बताना जरूरी है कि रात करीब 2 बजे शबनम दहाड़े मारकर अपने घर में रोने लगी। आसपास के लोग आ गए। शबनम ने कहा, घर में लुटेरे आ गए थे, उन्होंने सबको मार डाला। मैं बाथरूम में थी इसलिए बच गई। 4 कमरों के घर में चारों तरफ सिर्फ लाशें नजर आ रही थीं, खून की नदियां बह रही थीं। खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से लेकर लखनऊ होते हुए दिल्ली तक बात पहुंच गई। सुबह सूरज निकलने से पहले 10 थानों की पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। डॉग स्क्वाड पूरे गांव का चक्कर लगा रहे थे। फॉरेंसिक वाले पूरे घर की बैरिकेडिंग करके सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। आप लोग हैरान हो जाएंगे इस हत्याकांड को सुनकर। इतना भयावह है, इतना बड़ा है कि आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि कोई शबनम नाम की औरत, इतनी हैवान औरत नहीं, लड़की कहेंगे दोस्तों, और वो भी हाई क्वालिफाइड, पढ़ी लिखी, 5वीं फेल एक लौंडे के प्रेम में इस कदर मदमाती हुई कि अपने पूरे घर के 7 सदस्यों को मरवा डाला उसने, मार डाला उसने। ऐसा ये होता है, क्या है ये? चलिए पूरी कहानी सुनिए, आप लोग, बताना जरूरी है, आप लोगों को जानना चाहिए। 15 अप्रैल 2008 रात के 1 बजे शबनम अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या कर चुकी थी। तभी 11 महीने का एक बच्चा रोने लगा। शबनम ने सलीम को फोन करके बुलाना चाहा। सलीम बोला, मैं नहीं आऊंगा, तुम उसे मार दो। शबनम ने बच्चे का गला तब तक दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गया। शबनम ने 7वां खून कर दिया था। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा के 52 खेड़ी गांव की है। एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खा चुके प्रेमी जोड़े ने 7 जिंदगियां यूं ही छीन ली। घटना इतनी विभत्स थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय थी बहन कुमारी मायावती। सूचना मिलते ही अमरोहा उन्हें जाना पड़ा। हेलीकॉप्टर से पहुंची थी। यूपी के अमेठी में 4 मर्डर, बुलंदशहर में 5 मर्डर और प्रयागराज में 48 घंटे में 6 मर्डर। इस तरह की कहानियां आज भी आ रही हैं देश और प्रदेश के कोने कोने से दोस्तों। लेकिन यहाँ की जो कहानी है वो बिल्कुल हटके है। आप लोगों को जानना चाहिए और बिल्कुल गंभीरता से अपने जीवन को लेना चाहिए। अमरोहा के 52 खेड़ा गांव में शबनम के पिता शौकत की बड़ी इज्जत थी। चूंकि वह कॉलेज के लेक्चरर थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति थे वो, इसलिए गांव में किसी को भी कोई जरूरत पड़ती थी तो वह उनके पास भागे भागे आ जाता था। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग और दूसरा भाई MBA कर चुका था। शबनम खुद पहले इंग्लिश में फिर भूगोल से MA कर चुकी थी। इतना पढ़ाया था घर के लोगों ने। पिता चूंकि पढ़े लिखे थे तो अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े थे। हम लोगों को लगता है कि पढ़ा लिखा होने पर आदमी सब कुछ सटीक कर जाता है, लेकिन कहीं तो कोई खोट रह जाती है। अनपढ़ भी बहुत बार बहुत अच्छा कुछ कर ले जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखिए आपको। पिता की ही तरह लेक्चरर बनने का ख्वाब था उसका, शबनम का। तभी शबनम को प्यार हो गया। प्यार भी किससे? शबनम को 52 खेड़ा अपने गांव के ही एक 5वीं फेल सलीम से प्यार हो गया। दोनों परिवार से छिपकर एक दूसरे से मिलने लगे। फिजिकल रिलेशनशिप बना और शबनम प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि इस बात का खुलासा बहुत बाद में हुआ। प्यार की बात शबनम के परिवार तक पहुंची तो पिता शौकत के अलावा दोनों भाइयों
ने भी ऐतराज जताया। शॉक हो गया पूरा परिवार। शबनम ने सभी को समझाने की कोशिश की, सलीम को अच्छा बताया, लेकिन बात नहीं बनी। यहीं पर फेल हो गए लेक्चरर साहब। ऐसी लड़की दोजख में जाए, उन्हें तुरंत बोलना चाहिए था ठीक है जाओ। वह समझाने का प्रयास की, अपने सलीम को पाने का प्रयास की, सलीम की अनारकली बन जाने का प्रयास की। छोड़ देना था यार। उसके बाद जिंदगी झंड हो जाती, चाहे घमंड हो जाता, जो भी होता, लेकिन कम से कम ये कांड न होता। लेकिन माता पिता का दिल है, मानता नहीं है। वो अपने बच्चों के प्रति हमेशा अच्छा सोचते हैं। उसके भविष्य को लेके वो सोचे होंगे क्या बीतेगी, या फिर अपनी इज्जत को लेकर ज्यादा चिंतित हो गए होंगे। ना, भूल जाओ, कुछ नहीं होता है भाई। देखो क्या हुआ। शबनम ने सभी को समझाने की कोशिश की, सलीम को अच्छा बताया, लेकिन बात नहीं बनी। परिवार अपनी जिद पर अड़ा रहा कि वह सलीम को भूल जाए। यहीं पर परिवार के लोगों की मिस्टेक हो गई। शबनम के सिर पर अब खून सवार हो गया था। उसने मान लिया था कि परिवार को खत्म करके ही सलीम से निकाह किया जा सकता है। वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन इतना नहीं समझ पाई कि इतना बड़ा कांड करने के बाद वो निकाह कहां पढ़ पाएगी। उसे तो तबाह होना होगा। ये बात उसे समझ में नहीं आई। हो सकता है लोगों को अपनी अपनी दिमाग और फितूर और फितरत पे ही ज्यादा भरोसा होता है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उसने सलीम को से जहर मंगवाया। 13 अप्रैल को सलीम ने उसे बाजार से जहर खरीद कर ला कर दे दिया। वो भी साला वैसा ही था। उसे भी बताओ, वो ऐसा प्रेमी था कि उसने अपनी प्रेमिका को समझाने के एवज बदले में उसने जहर खरीद कर ला दिया। उसके प्लान को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया। 14 अप्रैल की सुबह तक परिवार के सभी लोग घर पर थे। दोपहर में दोनों भाई शहर के लिए निकल गए थे। शबनम ने दोनों भाइयों को फोन करते हुए कहा, जहां भी पहुंचे हैं वहां से वापस आ जाइए, कल जाइएगा। सोचिए उसके मन में क्या चल रहा था। अपने 2 भाई जो शहर के लिए निकल चुके थे उनको भी उसने नहीं बख्शा, और क्या करती है कि कल जाइएगा। भाइयों ने शबनम की बात मान ली, चूंकि उसको लोग प्यार करते थे, घर की बेटी थी, और वह वापस घर आ गए। वही कहते हैं ना, काल ने बुला लिया उन्हें। शबनम के घर में उसकी भाभी और मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाया। मौसी की बेटी और भाभी ने मिलकर खाना बनाया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। रात 9 बजे तक सभी ने खाना खा लिया था। तभी शबनम ने पूछा, कौन कौन चाय पिएगा? सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। ये ऐसा एक अनुमान था, लोगों को लग रहा था कि कुछ अच्छा हो रहा है। हो सकता है शबनम जो नाराज चल रही है अब शायद मान जाएगी, हम लोगों की बातों को मान जाएगी। सब लोग उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। उसके लिए सब लोगों ने कहा हम सब चाय पिएंगे। खाना खाने के बाद सबके लिए उसने चाय बनाया। सभी लोगों को चाय बनाते समय उसने जहर की पुड़िया चाय में मिला दिया और सभी को चाय दे दिया। सभी ने चाय पिया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए, जहां उनका दम घुटने लगा और सभी मर गए। शबनम को जहर पर यकीन कम था, इसलिए उसने सलीम को फोन करके बुलाया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया। शबनम के कहने पर उसने पहले शौकत यानी शबनम के पिता के सीने पर कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद मां पर मारा, फिर दोनों भाइयों, भाभी और मौसी के बेटी लड़की को भी कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। रास्ते में एक तालाब दिखा, उसी में कुल्हाड़ी को फेंक दिया। तभी सलीम के फोन पर घंटी बजी। दूसरे साइड पर शबनम थी। उसने कहा वापस चले आओ, भतीजा जिंदा है। सलीम बोला अब मैं नहीं आऊंगा, तुम उसे मार दो। शबनम ने 11 माह के भतीजे का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। अब आप लोग सोचिए कितना बड़ा हैवानियत उसने किया था दोस्तों, कितना बड़ा हैवानियत। आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये मामला हुआ था। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 7 लोगों की हत्या 15 अप्रैल का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती हेलीकॉप्टर के जरिए अमरोहा पहुंची थी। लगातार रो रही शबनम के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा फिक्र ना करो, तुम्हारा भविष्य बिगड़ने नहीं पाएगा। उन्होंने अनाउंस कर दिया था पहले ही कि पीड़ित परिवार के सदस्य को 5 लाख का चेक दिया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। हालांकि घटनास्थल पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने बहन कुमारी मायावती जी से कहा, उनके पीए से कहा कि शबनम को अभी मुआवजा न देने की अपील अभी न दी जाए,
चूंकि उन्हें शबनम पर शक हो रहा है। उन्होंने कहा 24 से 48 घंटे का समय दे दीजिए, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तब मुआवजा दिया जाएगा। इंस्पेक्टर और पुलिस महकमे को उस पर संदेह हो गया था। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पता चला कि किसी भी व्यक्ति ने मौत से पहले कोई संघर्ष नहीं किया था, मतलब किसी ने भी कुल्हाड़ी के वार को रोकने की कोशिश नहीं की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जहर की वजह से या तो वो मर चुके थे या तो वो बेहोश हो चुके थे। इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता को यहीं पर पहला पॉइंट मिला। जब पूरा परिवार बेहोश था तो शबनम कैसे होश में थी? उस वक्त जो हालात थे उसमें पूछताछ भी नहीं की जा सकती थी, इसलिए आरपी गुप्ता ने सबूत जुटाना जारी रखा। शबनम ने रोते हुए बताया था कि छत के जरिए बदमाश घर में घुसे थे। यह पहली ही लाइन तब झूठी साबित हो गई जब पता चला कि छत पर जा रही सीढ़ी का दरवाजा तो अंदर से बंद है, फिर जमीन से छत की ऊंचाई 14 फीट है, दीवार प्लास्टर की थी। ऐसे में ईंट पकड़कर चढ़ पाना कोई भी बात सत्य साबित नहीं हो रही थी। बदमाश सीढ़ी से आते तो उसे लेकर क्यों जाते, सीढ़ी वापस लेकर क्यों जाते, कहने का आशय है। इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता की नजर में शबनम आरोपी बनती जा रही थी। तभी किसी ने खबर दी कि सलीम को उठा लीजिए, सब पता चल जाएगा। दोस्तों, आरसी गुप्ता सलीम को पूछताछ के लिए उठाने ही वाले थे कि खबर मिली। उससे घटना के अगले ही दिन पूछताछ की गई थी। पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दिया था। 17 अप्रैल को उन्होंने सलीम को फिर से बुलाया और पूछताछ के लिए सख्ती का सहारा लिया। सलीम टूट गया और बता दिया कि हत्या उसने ही की है। सबूत के तौर पर उसने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के बारे में बताया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। अब पुलिस ने शबनम को पूछताछ के लिए बुला लिया था। दोस्तों, पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसे पहले वह हत्या में शामिल होने से मना करती रही। तभी सलीम बोला, मैंने सब कुछ कबूल कर लिया है, अब तुम भी कबूल कर लो। इस तरह से यह मामला सुलझा। पुलिस ने इसके पहले शबनम की कॉल डिटेल निकलवा ली थी, जिससे पता चल चुका था कि हत्या के 5 मिनट पहले, हत्याकांड के 10 मिनट बाद शबनम ने सलीम को फोन किया था। पूरे महीने में 55 बार बात हुई थी। पुलिस को आरोपी के जरिए सच सुनना था, इसलिए शबनम से पूछताछ की जा रही थी। बाकी तो सारा केस पानी की तरह साफ हो गया था। दोस्तों, ये पूरा केस इस तरह से था। अमरोहा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई थी। जज जो थे उस समय SAA हुसैनी, उन्होंने कहा था इससे ज्यादा जघन्य कत्लेआम नहीं हो सकता। पुलिस ने जिस तरह से केस को सुलझाया उस तरह से मैंने अपने पूरे जीवन में जांच नहीं देखी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। आप लोगों को बताना चाहेंगे, सलीम और शबनम को माफी की उम्मीद थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां भी फांसी की सजा बरकरार रही। चूंकि मामला कोर्ट का था, न्यायपालिका का था। एक कोर्ट जब न्याय सुना देता है तो जाहिर सी बात है ज्यादातर कोर्ट उसे फॉलो करते हैं। कारण यह होता है कि सभी जज कानून की पढ़ाई किए हैं और कानून की कलम जो कहती है वो लोग फैसला सुनाते हैं। और इतना जघन्य अपराध में तो फिर कोई संदेह ही नहीं था। फांसी से छोटी सजा क्या हो सकती है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे, शबनम और सलीम ने अपने सारे कानूनी दांव आजमा लिए, लेकिन कहीं भी माफी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पिछले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दया याचिका भेजी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। सोचिए, वो भी ठुकरा दिए कि नहीं, ये दया याचिका दया के योग्य नहीं है, इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उस समय दोस्तों शबनम के वकील सहर नकवी ने यूपी की गवर्नर रही आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है, शबनम को होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी, अतः शबनम की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। गवर्नर ने इस मामले को उत्तर प्रदेश सरकार को ट्रांसफर कर दिया, जहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आया। सलीम प्रयागराज जिले की नैनी और शबनम रामपुर की जेल में बंद हैं। सरकारें बदलती रहीं 2008 के बाद, लेकिन दोस्तों उन लोगों के ऊपर कोई फैसला नहीं आया। अब तो आ जाना चाहिए। ऐसे हैवानों को बख्शने की क्या मतलब है। अब एक और पहलू सुनिए उस केस का।
अप्रैल 2008 में जब ये घटना घटी, उस वक्त शबनम 2 माह की गर्भवती थी। जेल में बेटा पैदा हुआ था। करीब 6 साल वह जेल में ही रहा, लेकिन इसके बाद उसे सैफी नाम के पत्रकार और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया था। ये वही सैफी हैं जिनके पास पढ़ाई का पैसा नहीं होता था तो शबनम पढ़ने के लिए पैसे देती थी। यानी सैफी उस लड़की के परिचित थे, उससे पैसे लेकर पढ़ाई करते थे, मदद की थी, तो उसके बेटे को इन्होंने गोद ले लिया ऑफिशियली। शबनम का बेटा ताज उर्फ बिट्टू अब 13 साल का हो गया है। सैफी कहते हैं कि वह आज तक बिट्टू को उसकी मां के गांव लेकर नहीं गए। बामनखेड़ा तो दूर, अमरोहा तक नहीं लेकर गए। आप लोगों को बताना जरूरी है कि फिलहाल इस वक्त स्थिति एकदम अलग है। बामनखेड़ा गांव बदल चुका है। लोग शबनम या सलीम को याद नहीं रखना चाहते। यही कारण है कि पिछले 15 साल से न सिर्फ बामनखेड़ा बल्कि आसपास के 4-5 गांव में पैदा होने वाली बेटियों का कोई भी अपने बेटी का नाम शबनम नहीं रखता है। सोचिए कितनी दरिंदगी, कितनी हैवानियत। ये है कहानी। ऐसे लोगों को अब तक जीवित रख के क्या मतलब है। बिट्टू ठीक है, उसका बेटा गोद ले लिया गया, हो गया, लेकिन इन लोगों के अपराध पर पर्दा डाले रखना। सारे कोर्ट ने अपने फैसले सुना दिए, अब योगी सरकार भी सुना दे भैया। इन लोगों को जल्द से जल्द टपकाए, कोई बेइज्जती वैज्जती नहीं होगी। ऐसी हैवान महिला मतलब समझ के परे है। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग बताइएगा क्या सजा होनी चाहिए। धन्यवाद।